नमस्कार आप सभी का। मैं पूजा मैम प्रोविडेंस कोचिंग करणपुर देहरादून की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, वाच्य जिसे आप कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि मैम वाच्य का टॉपिक ईजिली क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो सभी लोग आज का वीडियो देखेंगे तो उनका कोई भी डाउट नहीं रहेगा वाच्य से रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सभी लोग जानते होंगे, जितने लोग कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, कि आपका आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के और एसआई के जो पद हैं वो जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 13 मार्च आफ्टर होली आप लोगों को आरओ, एआरओ, पीसीएस अपर और लोअर दोनों के और उत्तराखंड एसआई, वीडियो, वीपीडीओ और ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका कोर्स आपको देखने को मिलेगा 13 मार्च से। ठीक है, इसमें हमने एक और कोर्स को ऐड किया है, अग्निवीर के कोर्सेज को। ठीक है, अग्निवीर हो गया आपका, नेवी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, ये सभी कोर्सेज भी आपको लॉन्च हो जाएंगे 11 मार्च को। ठीक है, एप्लीकेशन जो है आपकी प्रोविडेंस कोचिंग की एप्लीकेशन वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ 11 मार्च को आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और जो बैचेस हैं वो 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने लोग इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर 9410540264 पे कॉल करके अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट भी आप इसी नंबर पे करवा सकते हैं। क्लासेस जो होंगी वो आपका 2 शेड्यूल रहेगा, सुबह 8 बजे एक बैच स्टार्ट होगा और एक दिन में होगा सुबह 11 बजे से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, तो जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने वो है आपका वाच्य। ठीक है, तो चलिए वाच्य को हम लोग डिस्कस करते हैं। वाच्य की अगर हम डिस्कशन की बात करें तो सबसे पहले निकल के आता है कि वाच्य होता क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है बोलने का विषय। ठीक है, काफ़ी लोग इस परिभाषा से समझ नहीं पाएंगे कि बोलने का विषय क्या मतलब हो रहा है इसका। ठीक है, तो मैं और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जहाँ पे अगर कार्य हो रहा है, ठीक है, तो क्रिया का मुख्य विषय यदि कर्ता है या कर्म है या भाव है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, वाच्य कहलाएगा। मीन्स क्रिया का जो मुख्य विषय होगा वही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अब क्रिया के मुख्य विषय को आप लोग कैसे पहचानेंगे? क्रिया का लिंग एवं वचन जिस पे आधारित होगा। यदि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पे आधारित है तो वो कैसा वाच्य हो जाएगा, आपका कृतवाच्य हो जाएगा। यदि क्रिया का लिंग वचन कर्म पे आधारित है तो वाच्य कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और यदि क्रिया का लिंग एवं वचन आपके भाव ना ही क्रिया पे और ना ही कर्म पे ना ही कर्ता पे आधारित है तो वो कैसा हो जाता है, आपका भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने एक पहला एग्जाम्पल दिया है आपके सामने कि सोनिया खेल रही है। पहला उदाहरण है आपके सामने, सोनिया खेल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको क्या पहचाननी आनी चाहिए, पहला टर्म जो आपको पहचान में आना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्रिया। दूसरा टर्म जो आपको पहचान में आना चाहिए वो होना चाहिए आपका कर्ता। और तीसरा टर्म जो होना चाहिए, जो पहचान में आना चाहिए, वो होना चाहिए कर्म। क्रिया की अगर मैं बात करूं, जो कार्य के होने या करने का बोध करा दे वो आपका क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। वहीं यदि मैं बात करूं कर्ता की, तो वाक्य में जो कार्य कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कार्य को करने वाला जो है वो आपका क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। ठीक है, और क्रिया का फल जिस अन्य पर, कर्ता के अलावा जिस अन्य पर पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्म की पहचान के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिया से पहले क्या प्रश्न कर सकते हैं, यदि आपको उत्तर वाक्य में ही मिलता है तो वो आपका क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, तो वाच्य को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। तो पहले मैं इन 3 टॉपिक को आपको समझा देती हूँ कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये मेरे पास एक वाक्य है। ठीक है, वाक्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मेरी क्रिया है, तो वाक्य में आप देखिए कार्य क्या हो रहा है, आपके पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो ये जो पढ़ने का कार्य हो रहा है, इस पढ़ने के कार्य का बोध मुझे कौन सा शब्द कहला रहा है, पढ़ता। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो पढ़ना यहाँ पे मेरी क्या हो गई है, मुख्य क्रिया हो गई है। वहीं अब वाक्य में आप देखिए, ये पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है,
ये पढ़ने का कार्य जो भी कर रहा होगा वो ही आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। तो इस वाक्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन मेरा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, वाक्य जब भी बनेगा तो उसमें अगर क्रिया हो रही है तो क्रिया को करने वाला जरूर होगा, बिना कर्ता के आपके क्रिया पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तीसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कर्म को, तो कर्म की अगर मैं बात करूँ तो कर्म की पहचान के लिए मैंने आपको बताया आप अपनी क्रिया से प्रश्न कीजिए क्या। ठीक है, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही थी, पढ़ने की, मैंने इससे प्रश्न किया क्या पढ़ता है, तो आपको वाक्य में ही उत्तर निकल के आ रहा है क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। ठीक है, ये पुस्तक जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। वहीं यदि मैं इस वाक्य को लिखूं कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मैंने एक वाक्य लिखा मोहन पढ़ता है, तो इस वाक्य में यदि मैं अपने कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान के ऊपर आऊं तो सबसे पहला कार्य मेरा क्या है कि आपको देखना है कि कार्य क्या हो रहा है, तो कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ने का जो कार्य हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब इस कार्य को कर कौन रहा है, इस कार्य को कर रहा है हमारा मोहन, तो कार्य को करना वाला जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। ठीक है, अब बचता है हमारे पास तीसरी टर्म, और वो तीसरी टर्म हमारी कौन सी है, कर्म। तो कर्म क्या है, कर्म की पहचान के लिए मैंने आपको बोला आप अपनी क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, तो क्या पढ़ता है, क्या इस वाक्य में आपको उत्तर मिल रहा है कि मोहन क्या पढ़ता है, नहीं मिल रहा है, तो ये जो वाक्य है ये है आपका अकर्मक वाक्य। ठीक है, जो क्रिया है वो कैसी है, अकर्मक। अकर्मक मीन्स जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, मीन्स ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, एक जिसमें आपका कर्म उपस्थित था, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिसमें आपका कर्म उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो है आपका सकर्मक क्रिया का जो कर्म की अपेक्षा रखती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है आपकी अकर्मक क्रिया का। तो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्रिया को कैसे पहचानना है, कर्म को कैसे पहचानना है और अपने कर्ता को कैसे पहचानना है। चलिए, तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अपने कर्ता को, कर्म को और क्रिया को। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्रिया कैसे पहचाननी है, कर्ता को कैसे पहचानना है और कर्म को कैसे पहचानना है। तो चलिए, यहाँ पे जो मैंने पहला उदाहरण आपको दिया था वाच्य में, पहला उदाहरण मैंने आपको दिया था सोनिया खेल रही है। तो इस वाक्य की अगर मैं बात करूं, सोनिया खेल रही है, तो इस वाक्य में जो मेरी क्रिया है वो है आपकी खेल रही है। ठीक है, खेलना इसमें मेरा मुख्य क्रिया हो गया और रही है मेरा क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। तो खेलना इसमें मुख्य क्रिया है और ये खेलने का कार्य कौन कर रहा है, ये कार्य कर रही है मेरी सोनिया। ठीक है, तो सोनिया इसमें क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी। तो ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया का मुख्य विषय कौन है, मेरी कर्ता है। कर्म तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, जो क्रिया है उसका मुख्य विषय कौन है, सोनिया है। तो जहां क्रिया का मुख्य विषय कर्ता बन जाएगा वो कैसा वाच्य हो जाएगा, आपका कित्र वाच्य हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो दूसरी चीज है कि यदि आपकी क्रिया का लिंग और आपके कर्ता का लिंग समान है। ठीक है, लिंग एवं वचन हम दोनों ले लेते हैं। ठीक है, यदि क्रिया का लिंग एवं आपके कर्ता का लिंग दोनों समान है तो वो वाच्य आपका कैसा हो जाएगा, कित्र वाच्य हो जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जहाँ पे क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार होगा वो वाच्य आपका कैसा हो जाएगा, कित्र वाच्य हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपने कित्र वाच्य को। ठीक है, वाच्य में आपके दो ही प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, दो ही टाइप से आपके प्रश्न आपके समक्ष आ सकते हैं। या तो वो आपको वाच्य पहचानने को बोलेगा, एक उदाहरण दे देगा और बोलेगा बताइए कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कित्रवाच्य या भाववाच्य। या तो वो आपको कन्वर्जन करने को दे देगा, कर्मवाच्य से कित्रवाच्य में बदलिए या कित्रवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए या भाववाच्य में बदलिए। ठीक है, तो पहले समझते हैं कित्रवाच्य को। कित्रवाच्य में मैंने आपको बताया कित्रवाच्य क्या होता है, जहां पर
क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, वो वाच्य आपका कैसा हो जाएगा, कित्र वाच्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कर्ता व क्रिया समान लिंग। ठीक है, जहां पर कर्ता का लिंग और क्रिया का लिंग समान हो जाए, मीन्स यदि कर्ता अपना लिंग बदलेगा तो क्रिया को भी अपना लिंग बदलना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया राम चाय पीता है, इस उदाहरण की अगर मैं बात करूँ राम चाय पीता है, तो इस उदाहरण में आप देखेंगे जो आपकी क्रिया है, सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका वाच्य पहचानने का, सबसे पहला स्टेप होगा आप अपनी क्रिया को पहचानेंगे। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है। क्रिया के लिंग अगर वचन की बात करूँ मैं, पीता है, पीता कैसी क्रिया है मेरी, पुल्लिंग क्रिया है। ठीक है, और पीता है मेरा कैसा वचन है, एक वचन है। ठीक है, पीते हैं मेरा क्या हो जाएगा, बहुवचन, पीता है मेरा क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, और पीता मेरा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, वहीं अगर मैं अपने कर्ता की बात करूं तो अपने कर्ता के लिंग की तरफ देखिए, कर्ता मेरा कौन है, राम है, तो राम क्या है, मेरा पुल्लिंग है। ठीक है, कर्ता के वचन की अगर मैं बात करूं तो कर्ता कैसा वचन धारण कर रहा है, एक वचन है। ठीक है, राम मेरा कैसा है, एक वचन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, क्रिया के लिंग को पहचानना है, फिर अपने कर्ता के लिंग को पहचानना है। अब दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि आप अपने कर्ता को बदलिए। ठीक है, क्रिया का लिंग वचन मुझे पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अपने कर्ता के लिंग को बदल देंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या था, कर्ता जो था वो था आपके पुल्लिंग में। अब मैं लिखती हूँ, इसको मैं स्त्रीलिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने स्त्रीलिंग किया तो मेरा वाक्य जो बनेगा वो क्या बनेगा, सीता चाय पीती है। शुद्ध वाक्य की अगर मैं बात करूं तो शुद्ध वाक्य जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सीता चाय पीती है। अब देखिए यहाँ पे मेरी क्रिया का लिंग क्या था, पुल्लिंग था और एक वचन था। यहाँ पे मेरी क्रिया का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, पीती क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और कैसा है, एक वचन है। ठीक है, फिर आती हूँ मैं अपने कर्ता पे, मेरा कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है और कैसा है, एक वचन है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कि जब राम चाय पीता है, ठीक है, जब मेरा कर्ता राम था, पुल्लिंग था, तो मेरी क्रिया का लिंग भी क्या था, पुल्लिंग था। जब मैंने अपने कर्ता को परिवर्तित किया, कर्ता का लिंग जब मैंने बदला, कर्ता को मैंने क्या कर दिया, स्त्रीलिंग, तो मेरी क्रिया का लिंग भी कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मीन्स क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो मेरी क्रिया का लिंग और वचन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी क्रिया का लिंग और वचन किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे कर्ता पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाच्य आपके कैसे हो जाते हैं, कित्र वाच्य हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सीता अखबार पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिखा है, सीता अखबार पढ़ती है। तो फिर से वही पहला स्टेप, ये मेरी क्रिया है, पढ़ती है मेरी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। इसके लिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है और मेरा वचन कैसा है, एक वचन है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपना कर्ता पे, कर्ता मेरा कौन है, सीता, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है और कैसा है, एक वचन है। ठीक है, चलिए तो अब हम बदलते हैं अपने कर्ता को। ठीक है, सीता की जगह हम पुल्लिंग को ले आते हैं, तो राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल के आया, राम अखबार पढ़ता है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जो क्रिया का लिंग है वो तो क्या हो गया, पुल्लिंग और कैसा, एक वचन, और यहाँ पे मेरा कर्ता कैसा है, पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है, पुल्लिंग और एक वचन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपका जो क्रिया का लिंग और वचन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके कर्ता पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न कुछ लोगों के दिमाग में उत्पन्न हो रहे होंगे कि मैम यहाँ तो कर्म भी प्रेजेंट है, कर्म प्रेजेंट है ना, आप अपनी क्रिया से प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, क्या पीता है, चाय पीता है। तो अब आप टेस्ट करेंगे कि क्या आपकी क्रिया का लिंग वचन कर्म पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आप अपने कर्म को ही बदल दीजिए। ठीक है, कर्म को बदल के देखते हैं। चाय मेरा क्या था, चाय मेरा कर्म है, और चाय की अगर मैं बात करूं तो चाय का लिंग कैसे होगा, मेरी चाय या मेरा चाय। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं, मेरी चाय। ठीक है, तो इस चाय की जगह रख दीजिए आप दूध। ठीक है, तब भी वाक्य क्या रहेगा, राम दूध पीता है, और यहाँ वाक्य क्या रहेगा, सीता दूध पीती है। ठीक है, और क्लियरली इसे एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे मेरा कर्म क्या था, अखबार, अखबार कैसा है आपका, पुल्लिंग है। ठीक है, अखबार पुल्लिंग है, और यहाँ पे क्रिया का लिंग कैसा था, स्त्रीलिंग।
तो क्रिया का लिंग तो मेरे कर्म पे डिपेंड नहीं हुआ। फिर भी आप अपने कर्म को बदल दीजिए। कर्म मैंने बदला, अखबार की जगह मैं रखती हूँ पुस्तक। अखबार मेरा पुल्लिंग है, पुस्तक मेरा कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो राम पुस्तक, पुस्तक मेरा कैसा था, स्त्रीलिंग था। तो पढ़ता है आएगा कि पढ़ती है आएगा। शुद्ध रूप की अगर मैं बात करूं तो शुद्ध क्या हो जाएगा, राम अखबार पढ़ता है। तो ये पुस्तक, जब मैं कर्म अपना बदल रही हूँ, चाहे मैं स्त्रीलिंग लाऊं या पुल्लिंग लाऊं, तो मेरी क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट द बॉटम लाइन इज, अंत में आपको क्या निष्कर्ष निकल के मिल रहा है कि यदि क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार होगा तो वाक्य कैसा हो जाएगा आपका, कित्रवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और यदि कर्ता के अनुसार नहीं हुआ, कर्म के अनुसार हुआ, तो वाक्य कैसा हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज आप लोगों को बतानी है, इसमें एक अपवाद है। यदि अपवाद हाइलाइटेड पॉइंट करके लिखेंगे, यदि कर्ता विभक्ति के साथ आया, ठीक है, यदि आपका कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। ठीक है, यदि आपका कर्ता विभक्ति के साथ आता है, अभी मैंने जितने एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, सोनिया वाला, राम वाला या सीता वाला, तो तीनों ही केसेस में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। यदि कर्ता विभक्ति के साथ आया और कर्म विभक्ति रहित हुआ, ठीक है, यदि कर्ता विभक्ति के साथ आया और कर्म विभक्ति रहित हुआ, तो ऐसे केसेस में सदैव आपका वाच्य कैसा होगा, कित्रवाच्य होगा। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति आई और आपका जो कर्म है वो विभक्ति रहित हुआ, तो ऐसे केसेस में 100% जो वाच्य होता है वो कैसा होता है, आपका कित्रवाच्य होता है, भले ही इसमें आपका रूल नहीं लग रहा हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूं, यहां पे मैं एक को रब कर देती हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, दूसरा सीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, इसी वाक्य को मैंने जेंडर चेंज करके लिखा है। पहला लिखा है राम ने पुस्तक पढ़ी, दूसरा लिखा है सीता ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्रिया का लिंग क्या है, पढ़ी। दोनों ही केसेस में क्रिया का लिंग जो है वो आपका कैसा है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे कर्ता एक बारी क्या लिया है, पुल्लिंग लिया है, और एक बारी क्या लिया है, स्त्रीलिंग लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपकी कर्ता का लिंग एवं वचन क्रिया के अनुसार नहीं है। आपकी क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार बदल नहीं रहा है, फिर भी वाच्य कैसा होगा, कित्रवाच्य होगा। ठीक है, समझ में आई बात। मैंने आपको रूल क्या बताया कि यदि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा तो कित्रवाच्य होगा, लेकिन इस केस में ये एक अपवाद है, और वो अपवाद का रूल क्या है कि यदि कर्ता विभक्ति के साथ आएगा और कर्म विभक्ति रहित होगा, मीन्स कर्म के साथ आपकी रुको विभक्ति नहीं लगी होगी, तो ऐसे केसेस में 100% वाच्य कैसा होगा, कित्रवाच्य ही आप लगा के आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है, आप देख सकते हैं पढ़ी और राम, क्रिया का लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग, कर्ता कैसा है, पुल्लिंग। इस हिसाब से कित्रवाच्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद क्या कहता है, जहां रूल फॉलो ना हो उसी को आप क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। अपवाद क्या कहता है, यदि कर्ता ने के साथ आ गया तो कुछ नहीं देखना है, यदि कर्ता ने के साथ आ गया और कर्म विभक्ति रहित हुई, तो ऐसे केसेस में 100% वाच्य कैसा होगा, आपका कित्रवाच्य होगा। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स के साथ आपका कित्रवाच्य क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने कर्मवाच्य की तरफ। चलिए, कित्रवाच्य में जैसे मैंने आपको समझाया कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, वैसे ही यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपकी क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार तो नहीं होगा, किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे जो क्रिया का लिंग है वो कैसा है, यहाँ पे जो क्रिया का लिंग है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे जो मेरा कर्ता है वो कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, यहाँ पे जो लिंग कैसा है वो कैसा है, पुल्लिंग है, यहाँ पे जो लिंग कैसा है वो कैसा है, पुल्लिंग है।
ठीक है। अब देखिए आप अपने कर्ता को बदल दीजिए, यहाँ पे था राम, अब मैं लिखूं सीता के द्वारा, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब भी आप लोग क्या देख रहे हैं, अब भी आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जब कर्ता पुल्लिंग था तब भी क्रिया कैसी थी, पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग, जब कर्ता स्त्रीलिंग है तब भी क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है। मीन्स यहाँ पे कर्ता के लिंग का क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आइए अपने कर्म की तरफ, यहाँ पे जो कर्म था वो था पुस्तक, यहाँ पे भी जो कर्म था वो क्या था, आपका पुस्तक। अब देखिए पुस्तक का लिंग देखिए, पुस्तक, पुस्तक का लिंग निर्धारण आप कैसे करेंगे, सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने लिंग पढ़ा है कि आप अपने शब्द के आगे मेरा या मेरी लगाइए। मेरा पुस्तक होता है कि मेरी पुस्तक होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान है, मेरा मेरी लगा के आप पहचान सकते हैं। मेरा पुस्तक होता है या मेरी पुस्तक होता है, मेरी पुस्तक होता है। तो पुस्तक के अगर मैं लिंग की बात करूं तो पुस्तक आपका कैसा है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, पुस्तक स्त्रीलिंग, कर्म का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, आपकी क्रिया का लिंग भी कैसा है, स्त्रीलिंग, ठीक है। यहाँ पे कर्म का लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग, क्रिया का लिंग भी कैसा है, आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। मीन्स कर्ता का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया पे, कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया पे। अब हम क्या करेंगे, अपने कर्म को ही बदल देंगे। कर्म पहले आपने क्या लिया था, स्त्रीलिंग लिया था, अब अपना कर्म क्या लीजिए, पुल्लिंग लीजिए। यहाँ पे मैंने कर्म लिया है अखबार, अखबार मेरा कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। मीन्स कर्म पुल्लिंग था तो क्रिया का लिंग भी कैसा हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया। कर्ता को बदलिए, सीता के द्वारा, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आपने क्या देखा, जब आपने अपने कर्ता को बदल दिया, जब आपने कर्ता स्त्रीलिंग ले लिया तो क्या क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। प्रभाव आपका किससे पड़ रहा है, अखबार से और पुस्तक से। पुस्तक स्त्रीलिंग थी इसलिए क्रिया का लिंग भी कैसा हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। अखबार आपका पुल्लिंग था इसलिए क्रिया का लिंग भी कैसे हुआ, पुल्लिंग हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे क्रिया का लिंग एवं वचन किस पे डिपेंड करेगा, आपके कर्म पे डिपेंड करेगा, वो वाच्य कैसा हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य, ठीक है। वो वाच्य आपका कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य। एक और चीज कर्मवाच्य की पहचान के लिए, ठीक है, कर्मवाच्य की पहचान के लिए आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, से और के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, से और के द्वारा। कर्मवाच्य की पहचान ही है, यहाँ पे आपको वाक्य में क्या देखने को मिल सकता है, से और के द्वारा, ठीक है। जो आपके कित्रवाच्य होंगे उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, ठीक है। दोनों ही क्रिया आ सकती है, सकर्मक भी और अकर्मक भी। लेकिन जो आपका कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य है तो ऑब्वियसली क्रिया कैसी होगी, सदैव सकर्मक होगी, ठीक है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि कर्मवाच्य में क्रिया को सदैव सकर्मक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कर्मवाच्य भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने भाववाच्य की तरफ, ठीक है। तो भाववाच्य क्या कहता है, जहाँ पे क्रिया का लिंग एवं वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा, ना ही किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा, तो वो वाच्य आपका कैसे हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, सोहन से चला नहीं जाता, ठीक है, सोहन से चला नहीं जाता। अब अपने कर्ता को बदलिए, ठीक है। कर्ता यहाँ पे क्या था, पुल्लिंग था, सोहन। कर्ता की जगह रखिए एक स्त्रीलिंग को, सीता, सीता से चला नहीं जाता, तब भी क्या रहेगा, चला नहीं जाता। सोहन रहे चाहे मोहन रहे चाहे सीता रहे, क्रिया कैसी रहेगी, चला नहीं जाता, सदैव क्या रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, ठीक है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब सीता से सहा नहीं जाता, अब राम से सहा नहीं जाता। कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कैसा है, पुल्लिंग है, क्रिया का लिंग। राम से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता कैसा लिंग है, क्रिया का मेरा पुल्लिंग है। राम से पढ़ा नहीं जाता, या फिर आप कह लें सीता से पढ़ा नहीं जाता, कर्ता के लिंग का क्रिया के लिंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए वाच्य कैसा हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। एक और पॉइंट, अच्छा कर्ता का असर नहीं पड़ रहा है तो कर्म का, कर्म
इसमें है ही नहीं। भाववाच्य में सदैव जो क्रिया रहेगी वो कैसी रहेगी, अकर्मक रहेगी, ठीक है। अकर्मक है तो कर्म तो होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्रिया के लिंग की बात कर रही हूं मैं, क्रिया का जो लिंग है वो सदैव क्या रहेगा, पुल्लिंग। क्रिया का लिंग आपको सदैव क्या देखने को मिलेगा, पुल्लिंग देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, क्रिया का वचन जो है सदैव आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वचन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाववाच्य की पहचान के लिए ये दो तथ्य आप हमेशा याद रखेंगे। कित्रवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक होगी, भाववाच्य में सदैव अकर्मक होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाववाच्य में सदैव आपको असमर्थता का भाव देखने को मिलेगा। सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, मैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये आपके किसके भाव हैं, असमर्थता का भाव आपको देखने को मिलेगा। सोहन चल नहीं सकता, ये असमर्थता का भाव नहीं है। सोहन से चला नहीं जाता, ये असमर्थता का भाव है। सोहन चल नहीं सकता, वो उसमें असमर्थ नहीं है। सीता चल नहीं सकती, देखिए यहाँ पे क्रिया का लिंग बदल गया, सोहन चल नहीं सकता, सीता चल नहीं सकती। इस वाक्य में चल नहीं सकता या चल नहीं सकती किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कर्ता पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वाच्य कैसा हो जाएगा, कित्रवाच्य हो जाएगा। लेकिन सोहन से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, वाक्य का जो क्रिया का जो लिंग है वो कर्ता पे डिपेंड नहीं हुआ और असमर्थता का भाव आपको देखने को मिला, इसलिए वाच्य कैसा हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वाच्य है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो हमेशा ये याद रखने हैं कि यदि कित्रवाच्य हुआ, तीनों पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, कित्रवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कित्रवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, ठीक है। कित्रवाच्य में कर्ता और क्रिया का लिंग जो है वो क्या होगा, समान होगा। लिंग की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें आपने क्या याद रखना है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति आई और कर्म के साथ को विभक्ति नहीं आई तो सदैव क्या होगा, कित्रवाच्य होगा। कित्रवाच्य में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को क्या रखना है, याद रखना है। कर्मवाच्य की अगर मैं बात करूं, तो सदैव क्रिया कैसी रहेगी, सकर्मक रहेगी। यहाँ आपको कौन से शब्द देखने को मिल सकते हैं, से और के द्वारा। यहाँ जो क्रिया का लिंग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है आपके भाववाच्य में, आप क्या याद रखेंगे, क्रिया का लिंग सदैव क्या होगा, पुल्लिंग होगा, सदैव क्या होगा, एक वचन होगा। सदैव आपको कैसा भाव देखने को मिलेगा, असमर्थता का भाव, 99.9%, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे, आपके क्रिया सदैव आपकी क्या रहेगी, अकर्मक रहेगी। तो इन शॉर्ट आज का जो ये छोटा सा सेशन था उसमें जो ध्यान रखने वाली बातें थी वो थी सिर्फ यही बातें। अगर ये पॉइंट्स आपको याद हैं तो वाच्य से कोई भी प्रश्न अगर उठता है आप कभी उसको गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक और रिमाइंडर मैं आपको फिर से बता दूं, ध्यान रखिएगा 13 तारीख होली के बाद की जो 13 तारीख है उसमें प्रोविडेंस कोचिंग में आपके डिफरेंट बैचेस शुरू हो रहे हैं, जो इंक्लूड करेगा आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड एसआई, वीडियो, वीपीडीओ, ग्रुप सी, अग्निवीर, वन दरोगा, सारे बैचेस जो है वो 13 मार्च से स्टार्ट होंगे। 13 मार्च डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि अभी जो है आपकी फैकल्टीज़ का पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम था, वो आप सभी जानते हैं पीसीएस मेंस जो है वो 27 फरवरी को ख़त्म हुए हैं। तो थोड़े से ब्रेक के बाद आप लोगों का बैच जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश बैच रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।